गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का फिर से एक बारी स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स में। आज जो पेपर हम सॉल्व करेंगे वो पेपर रहेगा डीडीए का, और पोस्ट है ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि जेएसए। अभी हाल फिलहाल में मतलब लास्ट ईयर डीडीए ने पेपर लिया है इस पोस्ट के लिए, और 9 नवंबर 2020 को ये पेपर हुआ था और मॉर्निंग शिफ्ट है। टोटल देखो ये पूरी पीडीएफ यहाँ मैंने अपलोड की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा इसका। और जो हमें सॉल्व करने हैं वो 30 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने हैं, तो हम सीधा उन्हीं पे चलते हैं एक एक करके। बड़े ध्यान से आपको एक एक करके सवाल समझने हैं। देखो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। करना तो देखो इसमें कुछ नहीं है, बस नंबर्स को जोड़ना है और ये नंबर इधर आके घट जाएगा। लेकिन तब भी आप एक स्मार्ट वर्क कर सकते हो। कर क्या सकते हो, देखो कि डेसिमल के ना बाद वाले सिर्फ हम डिजिट्स को मतलब लिखेंगे। जैसे पहले नंबर में डेसिमल के बाद आप लिखो 02 और एक ज़ीरो और लगा लो, ताकि तीन तीन डिजिट बन जाए डेसिमल के बाद। अच्छा, इसमें जोड़ना है आपको कितना, 451। तो जब आप जोड़ोगे तो ये बना 0.471। और जब ये नंबर इधर आकर माइनस होगा तो हम सिर्फ डेसिमल के बाद वाला घटाने वाले हैं, 878। तो हमें मिलेगा कि 11 में से 8 गया 3 और 6, 16 में 7 गया 9। अब आप देख पा रहे हो कि 93 सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन की लास्ट 2 डिजिट्स है। तो अगर और ऑप्शंस में होता फिर हम पूरा कैलकुलेट कर लेते, बट अभी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा वो नंबर है जो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है। अब 2 का टेस्ट आपको पता है कि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। देखो यहाँ नहीं हो रही, तो इन तीनों में से ही कोई आंसर होगा, मतलब 2 से ये तीनों नंबर डिविजिबल है। अब 9 का टेस्ट हमें लगाना होगा, और 9 का टेस्ट होता है कि भाई नंबर के सभी अंक को जब हम जोड़े तो वो योग जो होगा ना, सम, वो 9 से कटना चाहिए, 9 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। और आप देख पा रहे हो सिर्फ इसी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि 4 और 3 7 और 2 9 बन रहा है, सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटेगा। तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है, 2500 रुपये आपको बता रखा है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, और 2100 रुपये में बेचा है तो ये सेलिंग प्राइस है। डिस्काउंट आपको नज़र आ रहा होगा कि 400 रुपये का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब बस वही डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट और नीचे लिखते हैं एमपी, मतलब डिस्काउंट जो मिलता है ना वो एमपी पर मिलता है। तो एमपी है 2500 और परसेंट के लिए 100। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 16%। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। कहता है एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि में एक टीवी खरीदा, चलो मान लो 100 रुपये में ख़रीदा, मतलब हम सीपी मान लेते हैं 100। और कहता है 8% की हानि पर बेचा, तो यानी कि सेलिंग प्राइस उसका 92 होना चाहिए। यदि उसे 1800 रुपये अधिक में बेचा होता, मतलब प्राप्त होने का मतलब है अगर वो 1800 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे लॉस नहीं होता, फिर प्रॉफिट हो जाता इतना परसेंट। तो सीपी का ही होता वो प्रॉफिट भी। तो यानी कि उस केस में यही सामान 114.5 का जा रहा होता। अब पूछा है टीवी की कीमत क्या थी, मतलब ये 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है। देखो रियल डाटा एक ज़रूरी होना चाहिए और वो दे रखा है 1800, और ये कुछ नहीं है, ये दोनों सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस है, आप समझ रहे हो। आपके सामने भी दोनों सेलिंग प्राइसेस लिखे हैं और इनका डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है 22.5। तो मतलब 22.5 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 1800। तो अगर जो मैं 1800 को करता हूँ 22.5 से डिवाइड, तो मुझे मिलेगी 1 यूनिट की वैल्यू, और चाहिए मुझे 100 यूनिट की है, मतलब सीपी चाहिए। तो बस इसको आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ एक ज़ीरो आ जाएगी। 225 से ना देखो 8 बार ही घटता है 1800, एक ज़ीरो और हो गया, तो 80 गुणा 100 होगा 8000 रुपये। चलते भाई क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखा रखा है एक लाइन चार्ट, और 2012 से 2017 तक का आपको दिखा रखा है यहाँ पर उत्पादन। पूछा है पिछले वर्ष की तुलना में जिन वर्षों में वृद्धि हुई है उन वर्षों में किस वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। सबसे पहले आप ये देखो कि भाई किन किन वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। तो देखो 2013 में तो नहीं हुई, आपको नज़र आ रहा है कमी हुई है। 2014 में वृद्धि है, 15 में वृद्धि है, 16 में भी वृद्धि है, 17 में भी। अब हमें पता करना है कि इन सब में से सबसे अधिक वृद्धि कहाँ है। तो उसके लिए या तो हम देखो परसेंटेज निकालें या फिर हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करें। लेकिन एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको
कि 60 से 120 होने का मतलब है कि यहाँ वृद्धि क्या डबल होगी, यहाँ वृद्धि। और आगे आप देखोगे ना कहीं भी डबल नहीं हो रहा। 120 के डबल से बहुत कम होता है 160। उसी तरीके से 160 के डबल से बहुत कम होता है 240, और 240 के मतलब 200 के डबल से 240 भी बहुत कम है। तो यहाँ पर सबसे अधिक वृद्धि हुई है। और ये वर्ष कौन सा है भाई? 2014। तो 2014 इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कहता है ए बी और सी इतने इतने दिनों में काम कर सकते हैं। आपको पता है इसका मतलब टोटल वर्क बनाना होता है एलसीएम के थ्रू। और एलसीएम इनका क्या होगा कि आप एक एक ज़ीरो इनकी सबकी भूल जाओ, और 8, 12 और 18 का एलसीएम 72 होगा, और वापस उस ज़ीरो को लगा दो। तो ये तो होगा देखो यहाँ टोटल वर्क। अब कितनी एफिशिएंसी ए बी और सी की होगी वो भी लिख लेते हैं हम। तो ए की एफिशिएंसी होगी 720/80 यानी कि 9। बी की एफिशिएंसी होगी 720/120 यानी कि 6। और सी की एफिशिएंसी होगी 720/180 यानी कि 4। अब कहता है कि कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है यदि ए ने कार्य चालू लिया है, लिया नहीं है, किया है। और क्या होता है कि बी और सी द्वारा हर दूसरे और तीसरे दिन सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ना साइकिल बनेगी। देखो पहले दिन काम होगा ए का, पहले दिन सिर्फ ए काम करेगा तो वो 9 काम करेगा अपनी क्षमता के हिसाब से। दूसरे दिन उसको मिलेगी बी की सहायता, तो 9 और 4 13 की क्षमता से काम होगा। फिर तीसरे दिन उसको सी की सहायता मिलेगी। ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, ए और बी की क्षमता 13 नहीं बन रही, ए और बी की क्षमता 9 और 6 15 बन रही है। तो 13 जो क्षमता बन रही है ना वो ए और सी की बन रही है। तो देखो ऐसे काम होगा आगे भी। तो हम अब क्या करेंगे कि यहीं से एक साइकिल बना लेते हैं हम, कि मतलब हमें पता चल गया कि हर 3 दिनों में होगा क्या कि 15 और 13 28 और 9 37 काम होगा। मतलब जैसे जैसे 3 दिन बीतेंगे 37 काम होता चलेगा। लेकिन काम जो यहाँ पर है ना देखो वो है 720। और अब आपको पता ये करना है कि 37 के टेबल में 720 आसपास कितने मतलब 720 के आसपास कौन सा मल्टीपल है जो 37 के टेबल में आ सके। तो देखो 37 को अगर हम करते हैं 20 से मल्टीप्लाई मतलब रफली, तो 740 बनेगा। तो हम 19 बार ही पढ़ते हैं, मतलब हम 19 साइकिल चला सकते हैं। आंसर इसका गलत है। 19 साइकिल अगर आप चलाओगे तो 19 थी आप समझ रहे हो 57 दिन। यहाँ लिख देते हैं देखो 57 दिनों में कितना काम होगा? 703। अब फिर से एक नई साइकिल शुरू होगी तो एक दिन तो काम करेगा ए, 9 काम करेगा, अब 712 हो गया। और अब जो 8 काम बचा तो ये 8 काम करने की बारी अब इनकी है, लेकिन इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये 8 काम जो करेंगे ना वो एक दिन से कम में कर लेंगे, मतलब 8/15 दिन में कर लेंगे। तो टोटल जो इसका आंसर आना चाहिए ना 57 और 1 58 सहित 8/15 होना चाहिए इसका सही आंसर। बट दे इन्होंने रखा है 54 दिन। तो ये करेक्शन है, आप इसको ठीक कर लेना। इसके बाद चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो आपको यहाँ पर रेशियो दे रखा है आम, केले और संतरे का 12:2:5, जबकि आम बता रखे है आपको 60 है। तो मतलब इस 12 की वैल्यू भाई 60 है, 5 गुना। तो संतरे हमसे पूछे जा रहे हैं जो कि 5 के रेशियो में दिखा रखे हैं, बट वो भी 5 गुना हो जाएंगे। तो आंसर इस क्वेश्चन का होगा 25। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो जिन बच्चों का मीडियम है हिंदी वो तो शायद समझ रहे होंगे, बट इंग्लिश वालों को समझ नहीं आएगा। तो मैं समझा रहे तो उनको देखो, एक तो यहाँ वर्ड लिखा है पारस्परिक, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। चक्रवृद्धि अनुपात का मतलब होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर जो 3 रिजल्ट्स हमें मिलेंगे अभी। सब डुप्लीकेट तो अपने आप में इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है कि अंडर रूट करना है जो भी रेशियो आपको दे रखा है। और तिहरा का मतलब यहाँ पर होगा ट्रिप्लीकेट, मतलब जो रेशियो आपको दे रखा है आप इसका क्यूब करोगे। तो देखो भाई 16/27 का आपको रेसिप्रोकल करना है जो कि 27/16 होगा। इस रेशियो का सब डुप्लीकेट मैंने आपको बता दिया, सिर्फ अंडर रूट करना होगा तो वो बनेगा 9/18।
और 2/3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का 27 होता है। और अब इन्हें कंपाउंड रेशियो में बनाना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 27 से 27 कटा, 9 से 2 बारी 18 कटा, 8 से 2 बारी 16, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/4, जिसको हम 1:4 लिख सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको नज़र आ रहा है। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था जब हमने साइकिल वाला क्वेश्चन किया था। पूछा है छूट की गणना किस पर की जाती है। तो भाई छूट तो अंकित मूल्य पर ही मिलती है, मतलब जो डिस्काउंट है वो तो मार्क प्राइस पर ही मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि कई वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 50,000 रुपये का जो ब्याज का दर था, ऋण उसी सालों के लिए लिया गया था। अवधि के अंत में भुगतान किया गया ब्याज 32,000 रुपये था। ब्याज दर क्या थी। तो मतलब बहुत ही घटिया लैंग्वेज बना रखी है। मैं आपको सही से समझाता हूँ कि इसमें पूछा क्या है। देखो, ये 50,000 रुपये है प्रिंसिपल मूलधन, 32,000 रुपये आपको कुल ब्याज मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जितना टाइम है उतनी ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछी जाती है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो करना क्या होता है कि ऊपर रखते हैं हम इंटरेस्ट, नीचे हम रखते हैं प्रिंसिपल, और परसेंट के लिए 100, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। तो होता ऐसा है कि भाई अगर आप ऊपर 1 साल का ब्याज रखोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1 साल का ही मिलेगा। अगर आप ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट रखते हो तो वो जो रेट आएगा ना, वो 2 साल का इकट्ठा होकर आएगा। तो वही चीज़ देखो मुझे यहाँ करनी है। मुझे ये तो पता है कि टोटल ब्याज 32,000 रुपये है, लेकिन ये नहीं पता कितने साल का है। तो मतलब कुछ वर्षों का है तो ब्याज की दर भी कुछ वर्षों की आएगी। नीचे मैंने रख दिया प्रिंसिपल। तो उन कुछ वर्षों की ब्याज कितने, मतलब ब्याज दर क्या होगी उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, तो 5 इसको काटेगा 64 बारी। तो मतलब कुछ वर्षों की ब्याज दर 64% है, और हमें ये पता है कि भाई जितना टाइम था उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो अब आप ऐसे नंबर को सोचो कि हम जब उसको मल्टीप्लाई करें उसी नंबर के साथ, तो वो नंबर 64 बन जाए। और वो नंबर सोचना कोई मुश्किल नहीं है, मतलब वो स्क्वायर नंबर होगा। तो बस आपको ये पता करना है कि 64 किसका स्क्वायर होता है, वो 8 का होता है। तो यहाँ पर वर्ष भी 8 ही होंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8 ही होगी, तो 8% इसका आंसर होगा। चलते हैं भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो, आसान सा सवाल है। बता रखा है कि एक आयत आप समझ रहे हो, रेक्टेंगल, उसकी लंबाई और चौड़ाई ना बता के उसका रेशियो बता रखा है। तो मैं मान लेता हूँ इसकी लंबाई तो है 3x और चौड़ाई है 4x। एरिया मुझे दे रखा है, जबकि एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर मैं अपनी साइड्स के थ्रू एरिया निकालूँ तो 12x स्क्वायर आएगा, बट दे कितना रखा है, 1200। तो 12 ने इसको भाई 100 बारी काटा। अगर एक्स स्क्वायर 100 है तो आप समझ रहे हो एक्स की वैल्यू 10 है। तो यानी कि जो साइड्स यहाँ पर होगी ना वो 30 और 40 होगी। 3x और 4x जो हमने मानी थी वो 30 और 40 होगी। अब हमें निकालना है विकर्ण। तो देखो, जिस बच्चे ने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रखा है, मेंसुरेशन पढ़ रखी है, तो उसको याद होगा ट्रिपल एड, 3 4 5। और यहाँ साइड 30 40 है, तो इसका मतलब डायगनल 50 हो जाएगा। और जिन बच्चों को भाई नहीं भी पता तो वो डायगनल का फार्मूला लगा लो। फार्मूला होता है √L² प्लस B²। एल भी आपके सामने है जो कि है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। आप यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसानी से 50 मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12। कुछ नहीं करना, बस एक मल्टीप्लाई करना है आपको। आप मल्टीप्लाई ऐसे करो कि डेसिमल वगैरह सब भूल जाओ। और 6 गुना 2 देखो 12 होता है। अब आप गिनो कि डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3, यानी कि 5। तो आप 5 से पहले ना डेसिमल लगा दो, 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल लगा दो। तो आंसर इसका होगा 0.00012। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि भाई एक संख्या, मतलब वह संख्या ज्ञात करें जो 24% से कम होने पर 266 हो जाती है। अब देखो, कोई भी नंबर अपने आप में होता है 100%। अगर आप 24% उसको कम कर दोगे तो जाहिर सी बात है वो 76% बचेगी, जबकि न्यूमेरिकली वो 266 बचती है। अब हमसे पूछा जा रहा है उस नंबर के बारे में, तो वो तो 100% है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालनी है कि अगर हम 266 को भाई डिवाइड करें 76 से, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी।
और 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100 की आ जाएगी। जब आप इसको काटोगे तो ये 19 से 4 बारी कट रहे हैं, और 19 एकम 19 और 14 बारी कटा ये, 4 से ये 25 बारी कटा। तो 14 की गुणा आप 25 में करोगे तो बहुत आसानी से 350 मिल रहे हैं। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, देखो इसको, ये भी ऊपर वाले की तरह ही है। एक संख्या में से 22 घटाने पर वह इसके 90% तक कम हो जाती है। ना ना ना, ये गलती है, देखो इसको ठीक करो। 90% तक कम नहीं हो जाती, 90% रह जाती है। तो देखो अगर जो 90% रह जाती है तो आपने घटाया कितना, 10%। अभी समझाया था कोई भी नंबर 100% होता है, और न्यूमेरिकली कितना घटाया है, 22। तो मतलब आपको पता चल गया नंबर का 10% 22 है, और निकालना आपको वो नंबर नहीं है बल्कि उसका 60% है। तो जब 10% आपके सामने है तो आप 6 गुना करते हुए 60 भी निकाल सकते हो, और जब 22 की गुना 6 में करोगे तो आंसर होगा 132। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं इसको। कहता है एक पक्षी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। 4 घंटे की यात्रा करने के बाद पक्षी को 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की पवन प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अब उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो भाई, ये जो हवा चली ना, ये चली 4 घंटे बाद। तो मतलब पक्षी जो इस स्पीड से चल रहा है 4 घंटे तक तो नॉर्मल इसी स्पीड से चला। अब 12.5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपको पता चलेगा कि भाई 50 किलोमीटर तो पंछी बिल्कुल ठीक ठीक गया। अब शेष दूरी बची 50। तो ये जो बाद वाली 50 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ पर पक्षी को दिक्कत हुई कि पक्षी तो उड़ रहा है देखो ऐसे 12.5 की स्पीड से, और सामने से हवा चल रही है 2.5 की स्पीड से। अब जिस बच्चे ने पढ़ रखी होगी रिलेटिव स्पीड तो वो सोचेगा आमने सामने वाला केस है, दोनों को ऐड कर दो। बट भाई ये रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बोट एंड स्ट्रीम वाला है। जब सामने से हवा होगी ना, आप इमेजिन करो आपकी स्पीड कम होगी तो आप चलोगे यहाँ आगे 10 की स्पीड से, 12.5 माइनस 2.5 यानी 10। बोट एंड स्ट्रीम में भी जब आमने सामने होती है बोट और पानी तो वहाँ पर भी हम स्पीड को माइनस करते हैं। तो ये आगे की 50 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से कवर होगी तो पूरे 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 फिर से देखो, यहाँ पर आपको एक लाइन चार्ट दिखा रखा है और 2010 से 2018 तक प्रॉफिट बता रखा है फर्म का। अब कहते हैं भाई 2016 से 2018 तक वर्ष का औसत लाभ 2011 के लाभ से कितना अधिक है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि 2016 से 18 तक इनका एवरेज निकालो। अब वैसे तो एवरेज निकालने के लिए तीनों को जोड़कर डिवाइड बाय 3 करना होता है, बट ध्यान से देखोगे ना तो ये एपी सीरीज़ है, मतलब जो अंतर इन नंबर्स के बीच में वही इन दोनों के बीच में भी है। तो ऐसे केस में एवरेज बिल्कुल बीचों बीच नंबर हो जाता है। तो 420 इसका एवरेज होगा, आप जैसे मर्जी निकाल लेना। तो हमसे पूछा है कि ये 420 2011 यानी कि इस नंबर से कितना परसेंट अधिक है। तो आप देख पा रहे हो कि 210 से ये 210 ही अधिक है, मतलब अंतर जो है 210 है, और तुलना 2011 से हो रही है। तो आप 210 को बेस वैल्यू बनाओगे और परसेंट के लिए 100, तो आंसर आपको मिलेगा 100%। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 2 नंबर्स है, उनका रेशियो इतना है, लेकिन हमने ना कुछ कुछ घटाया उनमें से बराबर बराबर, तो वो रेशियो इतना हो गया। अब कौन सी हमने मात्रा को घटाया। तो देखो यार, जब 2 नंबर्स में से आप बराबर बराबर घटाओगे या बराबर बराबर जोड़ोगे तो जो 2 नए नंबर्स बनेंगे ना उनके बीच का अंतर भी वही होगा जो अंतर शुरुआत वाले नंबर्स के बीच है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो अंतर है वही यहाँ भी बनना चाहिए, और आप देख रहे हो कि मतलब ये बन ही रहे हैं, ऊपर भी अंतर 4 का बन रहे हैं और नीचे भी अंतर 4 का बन रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप ये देखो कितना घटाया दोनों तरफ, और आप देख पा रहे हो कि 4 घटाया, तो बस 4 ही इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करें जिसका छूट दर 40% के साथ सूची मूल्य 1000 रुपये है। तो कहने का मतलब है 1000 रुपये का कोई सामान है, 40% छूट आपको मिल रही है, तो कितने में आप खरीदोगे उसको। तो 40% तो छूट मिल गई, तो 60% हमें देना होगा उसका, यानी कि 600 रुपये।
इसके बाद चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है देखो कि मतलब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही समय पर दो बंदूकों से दो गोलियां निकलती है, लक्ष्य 100 मीटर दूर है। देखो भाई जो लक्ष्य है ना वो ये है, टारगेट ये है, और आप दो गोलियां यहाँ से चला रहे हो, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को यहाँ तक पहुँचने में बराबर दूरी चलनी होगी। और जब दो ऑब्जेक्ट्स को बराबर दूरी चलनी होती है तो उनको टाइम स्पीड के टाइम मतलब जो स्पीड का रेशियो बनता है उसका उल्टा रेशियो में लगता है टाइम। डिस्टेंस सेम होने पर जो स्पीड का रेशियो बनता है उसका सही उल्टा रेशियो टाइम का होता है। तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पीड्स का रेशियो देखो क्या बन रहा है, 5 और 6। तो टाइम का जो बनेगा वो उल्टा बनेगा, यानी 6:5। बस यही इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान सा है। कहता है कि इन तीन नंबर्स का सबसे कम सामान्य गुणनफल, कहने का मतलब है एलसीएम। एलसीएम बताना है, तो तीनों का एलसीएम आप ले लेना, बहुत आसानी से आपको 360 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहता है कि भाई दो संख्याएं ए और बी को गुणा करने पर 14,580 प्राप्त होता है, उनका HCF 18 है, तो उनका एलसीएम क्या है। अब देखो आपने पढ़ रखा होता है कि अगर दो नंबर है ए और बी तो उनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट बिल्कुल उतना ही होना चाहिए जितना उनके एलसीएम और HCF का गुणनफल होता है। अब ये गुणनफल आपको दे रखा है 14,580 और इसके अलावा आपको HCF भी दे रखा है 18, तो एलसीएम आप निकाल सकते हो। बस यही 18 इसको काट देगा और ये पूरा आपको नज़र आ रहा है 810 बार ही काट रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22, कहता है एक स्टेशनरी विक्रेता के पास कुछ पेन, पेंसिल और रबड़ थे, वह कुल इकाइयों का 80% बेच देता है और उसके पास अभी भी 145 इकाइयाँ हैं। देखो 80% बेचने के बाद 20% बचना चाहिए परसेंटेज में अगर बात करें, और 145 उसने बता रखा है कि यूनिट्स बची, तो 20% की वैल्यू भाई 145 होगी। और उसके पास जो भी इकाइयाँ थी वो देखो अपने आप में 100% थी, तो 100% की वैल्यू आप निकाल लो। तो आप देख सकते हो कि 20 को 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आंसर होगा 745। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है ए 100 दिन में एक काम कर सकता है। एक काम करते हैं, टोटल वर्क यहाँ पर 100 मान लेते हैं और ए 100 दिन में कर सकता था, तो ए की एक दिन की क्षमता 1, मतलब एक दिन का काम 1। बी की क्षमता उससे डबल है, देखो यहाँ बताया बी ए से दुगुना कुशल है, तो 2 क्षमता होगी। ए ने 10 दिन के लिए अकेले काम किया, तो भाई एक दिन में एक काम करता है तो 10 दिन में 10 किया होगा, और बाकी का बचा हुआ काम उसने बी के साथ किया। अब देखो 100 में से जब 90 काम हो गया तो बचा कितना भाई 90। अब 90 काम दोनों ने मिलकर किया है तो दोनों की क्षमताएं मिलाकर 3 है, तो 30 दिन में वो बचा हुआ काम पूरा करेंगे। मतलब इसको पूछना चाहिए था वैसे शेष काम को। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि फिक्स डिपॉजिट पर साधारण ब्याज 18 महीने के लिए प्रतिवर्ष 12% की दर से अर्जित किया जाता है। देखो इस लाइन को बड़े ध्यान से समझो, 12% प्रति वर्ष का मतलब होता है कि एक साल में देखो महीने भी 12 ही होते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो कि उसको हर महीने ना 1% ब्याज मिल रहा है। 12% वार्षिक का मतलब होगा एक महीने में 1%, तो 18 महीने में कितना मिलना चाहिए उसको 18%। ये बात आपको समझ में आ गई। अब कहता है 17वें महीने के बाद, मतलब जो भी पंगा है ना वो 17 महीने के बाद है। 17 महीने में देखो 17% तो मिल ही जाना है। अब 18वें महीने में क्या हुआ कि 6% प्रति वर्ष की दर से उसे 10,000 का जुर्माना जमा किया उसने, और अर्जित शुद्ध ब्याज को ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि 6% के हिसाब से क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना हर महीने की वो 0.5 होती है। तो मतलब 18वें महीने में जो उसको 1% ब्याज मिलने वाला था तो 0.5 कम मिलेगा, जुर्माने के रूप में चला गया, तो इतना मिलेगा। तो कहने का मतलब है उसे कुल मिलाकर ना अगर पूछा होता कितना % ब्याज मिला तो हमें कहना था 17.5%।
बट यहाँ भी देखो एक गलती है। अब खुद ही समझो कि अगर वो इतना ज़्यादा जुर्माना देगा तो ब्याज क्या इतना कम लेगा। तो मतलब यहाँ भी गलती है। ये जो 1 लाख आपको दे रखा है ना, ये असल में वैल्यू होनी चाहिए एफडी की। मतलब उसने इतने रुपए की एफडी करवाई है, तो बस हमें 17.5% इसी का निकाल देना है। और 1 लाख का जब आप 17.5% निकालोगे तो 17,500 रुपये होगा कुल ब्याज जो आपको मिलेगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। कहता है ए 60 दिनों में एक काम कर सकता है और बी इसे 90 दिनों में। देखो 60 और 90 का एलसीएम होता है 180, ये टोटल वर्क है। और ए 60 दिन में कर सकता है तो उसकी क्षमता 3 होगी, और बी 90 दिनों में कर सकते हैं तो क्षमता 2 होगी। वे 24 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो एक दिन का उनका काम क्योंकि 5 है, तो 24 दिनों में ये लोग काम करेंगे 120। पूछा है कितना अंश बचा। तो 180 में से जब आप 120 घटाओगे ना तो काम बचा 60। लेकिन वो 60 काम हमें बताना है किस में से बचा, तो टोटल में से बचा। नीचे आप लिखोगे 180, जिसको आप बोलोगे 1/3, तो 1/3 इसका आंसर होगा। चलते हैं इसके बाद वही क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्वेश्चन में कहते हैं एक टेबल आपको दिखा रखी है कि 2016 से 2018 तक कुल खर्च में कितनी वृद्धि हुई। तो देखो 2016 ये आपको नज़र आ रहा है और ये है 2018। तो 2016 को जो आप जोड़ोगे 450, और ये बन रहा है आपका 850, यानी कि 1300 और 500, 1800 खर्च बन रहा है टोटल। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 850, 900, 1300 और हम 1800 बनेगा। 2018 में भाई 750, 250, 1000, 1500, 1800, 2250। तो पूछा है कि 2016 से 18 तक कुल खर्च में कितनी वृद्धि हुई। तो आप देख पा रहे हो कि 450 की वृद्धि हुई, और तुलना किससे करनी है 2016 से, यानी 1800 नीचे, और परसेंट के लिए 100। कैलकुलेट आप करोगे तो ये मुझे 4 बारी करता नजर आ रहा है, 25% आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक व्यक्ति पारिवारिक यात्रा पर जाता है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी से पहले 240 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। देखो भाई, पहले 240 किलोमीटर जो इस परिवार ने चला है वो चला है 48 की स्पीड से। उसके बाद जो 150 किलोमीटर चला है अगला डिस्टेंस, तो ये चला है 40 की स्पीड से। और लास्ट वाला 110 किलोमीटर का डिस्टेंस चला है 88 की स्पीड से। औसत गति हमसे पूछी जा रही है, और औसत गति का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जैसे कि आप देख पा रहे हो, इन तीनों को जोड़ने से 240 और 110, 350, 150, 500 हुआ, अपॉन में टोटल टाइम। तो देखो यहाँ से आपको पूरे 5 घंटे मिल रहे हैं। 240/48 5 हो गया, लिख देते हैं 5। यहाँ जब आप कैलकुलेट करोगे 0 से 0 कटा तो आप बोलोगे 15/4 घंटे लगे। उसी तरीके से 110/88 को जब आप 22 से ऊपर नीचे काटोगे 5/4 हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे 20/4, ये भी 5 हो गया। तो यानी कि 10 घंटे में 500 चला है, तो एवरेज स्पीड होगी भाई 50। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे। कहता है एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी इतनी है और एक घन से बनाया गया है। कहने का मतलब है कि एक क्यूब था, उसको पिघलाकर बनाया गया होगा ये घनाभ। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल करना होता है। अब हमें वॉल्यूम तो देखो इस घन का भी नहीं पता, लेकिन घन का विकर्ण पता है। अब देखो आपको पता होगा कि घन का विकर्ण होता है √3 है, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 24√3। यहाँ √3 से √3 कैंसिल आउट होगा और a की वैल्यू 24 होगी। अब घन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है a³। तो आप लिखोगे 24 गुणा 24 गुणा 24। तो ये तो वॉल्यूम है घन का, यानी क्यूब का। तो इसी वॉल्यूम को अब हमें समझना है कि मतलब पिघलाकर जो बनाया है ना घनाभ, तो उस घनाभ का भी इतना ही वॉल्यूम होगा। तो हम इसको बराबर कर दें घनाभ के वॉल्यूम के, यानी कि घनाभ के आयतन के। और घनाभ का आयतन होता है LBH।
एल आपको दे रखा है देखो 48, बी आपको दे रखा है देखो 48, एच आप कैलकुलेट कर लो। तो देखो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और दो गुना 2 4, इसको काटेगा 6 बारी में, तो हाइट आपको यहाँ से मिल रही है 6। ये इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि एक्स 2 वर्ष में 80,000 रुपये पाना चाहता है और साधारण ब्याज पर 50,000 रुपये का निवेश कर सकता है। उसे प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत ब्याज पर निवेश करना चाहिए। देखो आंसर परसेंटेज में आप ये सारी ज़ीरो हटा दो और आप ये सोचो कि 5 रुपये आपके पास है, आप उनको इस तरीके से निवेश करना चाहते हो कि 2 साल में वो 8 रुपये बन जाए। तो इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि आपको 3 रुपये ब्याज मिले 2 वर्षों में, और अगर 2 वर्ष में 3 रुपये ब्याज आप चाहते हो तो प्रति वर्ष आपको 1.5 रुपये का ब्याज मिले। और अभी मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था कि अगर आपको चाहिए ब्याज की दर जो कि प्रति वर्ष होती है, तो आप प्रति वर्ष का ऊपर ब्याज रखोगे, नीचे आप क्या रखोगे, प्रिंसिपल, और परसेंट के लिए 100। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 30%। ये इसका आंसर है। इसके बाद देखो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, क्वेश्चन नंबर 30। पूछता है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा नंबर है। देखो 0.7 तो आपको दिख ही रहा है, इसको क्या सॉल्व करें। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आप समझो कि 1/0.9, डेसिमल हटाओगे 0 ऊपर, 10/9 का मतलब कुछ भी हो लेकिन 1 से तो ऊपर है, जबकि 0.7 इंटू 0.7 0.49 होता है। और उसी तरीके से जब आप 1 को डिवाइड करोगे ना 0.7 से, फिर से डेसिमल हटा 0 ऊपर, तो ये भी 1 से ऊपर है। तो कहने का मतलब है इनको तो हटा ही लो, ये दोनों तो बड़े हैं, तो छोटा इन दोनों में से ही होगा। और आपको नज़र आ रहा है 0.7 को आप 0.70 भी लिख सकते हो, तो इन दोनों में छोटा कौन सा नंबर होगा 0.49, तो ये सबसे छोटा है। तो भाई यहाँ ये पेपर ख़त्म हुआ, बाकी जल्द मिलते हैं अगले पेपर के साथ, जब तक आप इसको कंप्लीट करो। थैंक यू।